शादी के बाद 2 दिन के अंदर ही इनकी पूरी दुनिया पलट गई। इतनी सी बात पर जिस तरह से उस इंसान ने स्टेयर किया और जो उस टाइम पर कमेंट किया, वो हनीमून पर थे। वो नार्सिसिस्ट इंसान इतना डोमिनेटिंग, उन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी डोमिनेंस, कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी डोमिनेंस। कई बार इनके मन में ऐसे ख्याल आने लग गए कि दोनों बच्चों को भी कुछ खिला दूं और खुद भी कुछ खाऊं और दुनिया से चली जाऊं। तब उनके लिए बहुत शॉकिंग हो गया जब रूम में पहुंचकर हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कैसे ये लेडी अपने डिप्रेशन से बाहर आई, कैसे नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ रहकर इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, ये सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। इनके साथ क्या क्या इमोशनल फिजिकल अब्यूज़ हुआ, किस तरह से इन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता था और इस नौबत पर आ गई थी कि ये जीना ही नहीं चाहती थी। कैसे इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया, मैं पूरा आपको समझाऊंगी, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है और इन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस कीजिए, क्योंकि इन्होंने जीते जी नर्क जैसा जीवन झेला है। जो लोग नार्सिसिस्ट अब्यूज से पीड़ित हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कितना मुश्किल जीवन रहा होगा और कैसे एक नार्सिसिस्ट आदमी के चंगुल से ये बाहर निकली हैं। तो चलिए समझते हैं। 43 इयर्स की एज तक आते आते जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई और इसकी वजह एक आदमी जो 20 साल पहले जीवन में आया। अरेंज मैरिज थी। घर वालों ने उस समय जो भी वो देख सकते थे देखकर सब ठीक ठाक शादी करी। शादी के बाद 2 दिन के अंदर ही इनकी पूरी दुनिया पलट गई। सबसे पहले जब शादी की रात थी, वेडिंग नाइट जो होती है, वहीं पर ही इनको ये एहसास होने लगा कि ये आदमी कुछ अलग ही मिजाज का है। शादी से पहले इसलिए नहीं पता चल पाया क्योंकि केवल 9 दिन के अंदर ही शादी हो गई थी। बातचीत, मिलना जुलना बहुत ही ना के बराबर हुआ। अब 9 दिन में जल्दबाजी में एकदम से शादी हो गई तो एक दूसरे को समझने का, जानने का कोई मौका नहीं मिला। और उन 9 दिनों में जब भी इनके हस्बैंड से बात हुई तो बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही स्वीट, अच्छी तरीके से ऐसे लगा कि जैसे एक केयरिंग पर्सन से मेरी शादी हो रही है। लेकिन जो वेडिंग नाइट थी उसी पर ही उसका जो एटीट्यूड था वो इतना ख़राब था। और उन्होंने बोला कि छोटी सी बात थी कि मेरा लहंगा उनके पैरों के नीचे आ गया था और मैंने बस इतना कहा कि आप थोड़ा अपना पैर हटा लीजिए, मेरा लहंगा गंदा हो जाएगा। इतनी सी बात पर जिस तरह से उस इंसान ने स्टेयर किया और जो उस टाइम पर कमेंट किया, वो इनको एक आइडिया देने वाला था कि यार ये पर्सन तो इतना नाराज़ हो सकता है ज़रा सी बात पे, पर ठीक है, उसे इग्नोर कर दिया। शादी के दूसरे दिन ही ब्रेकफास्ट टेबल पर उस इंसान ने ब्रेकफास्ट के लिए जो तमाशा किया वो इनके लिए बहुत शॉकिंग था कि एक इंसान नाश्ते की टेबल पर बैठकर 2 दिन शादी के हुए हैं और एक सेरेमनी होती है ना कि वो शगन के लिए कुछ बनाती है लड़कियां शादी के बाद, और उस टाइम पर अप्रिशिएट करने या ये समझने की बजाय कि धीरे धीरे आ जाएगा, उस पर इतना गंदा रिएक्शन खाने को लेकर। और फिर इनकी मदर भी सपोर्ट कर रही है, बहन भी सपोर्ट कर रही है, और फिर वहाँ से उनको अब्यूज़ किया जा रहा है कि इसको तो कुछ भी नहीं आता बनाना। तो वहाँ से ही उनकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन ये बहुत छोटा लगा उनको लगा कि शायद थोड़ा पैम्पर्ड है, माँ बहन ने थोड़ा सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए इसको खाना पीना अपने हिसाब से स्पेसिफिक चाहिए। तो ये बहुत मामूली से छोटे से उनको वो लगे। फिर वो लोग हनीमून पे चले गए। हनीमून पर भी वो नार्सिसिस्ट इंसान इतना डोमिनेटिंग, उन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी डोमिनेंस, कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी डोमिनेंस, शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूरा कंट्रोल और एक डोमिनेंस कि उनकी मर्ज़ी से होना चाहिए। हर चीज़ जो खरीद रहे हो तो पहले अप्रूव कराओ कि ये चीज़ सही है, जितने की ये लग रही है उतने की इसकी सच में वैल्यू है या नहीं है। मतलब पूरा परमिशन लो, पहले अप्रूव कराओ,
तभी आप कोई स्टेप ले सकते हो। कंट्रोल, और नार्सिसिस्ट का एक यही है कि उसे बहुत कंट्रोल चाहिए होता है। उसे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ही, मेरी परमिशन से ही सब कुछ चलना चाहिए। और वैसे ओवरली स्वीट, मतलब इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर, पता नहीं कि किस चीज़ में स्वीटनेस और किस चीज़ में इतनी बिटरनेस। वो हनीमून का उनका 1 हफ्ते का पीरियड भी बहुत ही ऐसी अप एंड डाउन से भरा रहा, कन्फ्यूजन में। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये इंसान अच्छा है या ये इंसान खराब है। और बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस के साथ शादी की शुरुआत ही अच्छी तरीके से नहीं हुई। ये लेकिन इतना छोटा छोटा था और फिर इसको कवर अप कर देता था वो आदमी। तो इसलिए ये डाउट नहीं हुआ कि इस इंसान के साथ इतनी पेनफुल लाइफ होगी आगे चलकर, इसलिए उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया। फिर वो अपने मायके चली गई, और मायके जाने के बाद जब आई तो लड़के की माँ ने, यानी कि इनकी सास ने, जब सामान को लेकर, जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं लड़की के घर से, उसको लेकर धज्जियाँ उतारनी शुरू करी। तो बैठकर अपनी माँ का सपोर्ट कर रहा है और इनको उल्टा सीधा सुना रहा है। और तब उनके लिए बहुत शॉकिंग हो गया जब रूम में पहुंचकर गालियां देनी शुरू कर दी। इनको भी गालियां दी, इनके माँ बाप को भी गालियां दे रहा था। तो कौन लड़की है जिसको गुस्सा नहीं आएगा? इनको भी गुस्सा आ गया। ये थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल गई और फिर उठ गया उस इंसान का हाथ। बस वो इंसिडेंट सबसे पहला था जब उन्हें समझ में आ गया कि मैं एक गलत इंसान के साथ फंस चुकी हूँ। लेकिन इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि शादी में अगर आपको शुरुआत में समझ में भी आ जाता है कि आप गलत इंसान के साथ फंस गए हैं, तो वहाँ पर घर वाले ही समझा देते हैं कि इग्नोर करो, कोई बात नहीं, हो गया होगा। इतनी सी बात पर शादी थोड़ी ना तोड़ी जाती है। समझा देते हैं कि अब हमने वादा ले लिया है, अभी दोबारा नहीं होगा। ऐसे ही घर में पंचायत हुई, लेकिन फैसला यही हुआ, इग्नोर किया जाए इस बात को और इस चीज़ को छोड़कर अब नई शुरुआत की जाए। लेकिन जिस इंसान का हाथ ऐसे उठ जाता है और जिसके मुंह से ऐसी गालियाँ निकल जाती हैं और जो बात बात पर इंसल्ट करता है और बहुत ही इनकंसिस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल उसका बिहेवियर रहता है, हर चीज़ में कंट्रोल, अप्रूवल उसे चाहिए होता है, वो ना ऐसे नहीं बदलता कि 4 लोगों ने आकर बैठ के समझा दिया और एकदम से ऐसे बदल जाएगा, फिर नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ महीनों तक वो हाथ उठाने वाला या गालियों वाला एपिसोड नहीं हुआ, लेकिन टोंटिंग चलती रहती थी, रोका टोकी, हर बात में कमी निकालना, ये सब चलता रहता था। लेकिन क्योंकि गालियाँ नहीं मिल रही थी, हाथ नहीं उठ रहा था, तो इनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा था कि कैसे मैं इस चीज़ को अपने सपोर्ट में लूँ लोगों को बताकर। छोटी छोटी चीज़ें थी तो उसको ऐसे ही बोल देते थे, तो हर घर की कहानी है। और फिर हो गई है प्रेग्नेंट, आ गया इनका बेटा जीवन में। अब बच्चे के साथ ही बिजी हो गई, लेकिन उसमें भी कभी सास टॉर्चर कर रही है और कभी हस्बैंड अपनी माँ की बातों से इतना ट्रिगर हो जा रहा है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर जब इनका बेटा 1.5 साल का था, तब फिर से मार पिटाई शुरू हुई, फिर हाथ उठने लग गया। और वो अक्सर जल्दी जल्दी हाथ उठा, लेकिन अब ये लेडी मजबूर हो चुकी थी क्योंकि इसके पास इसका बेटा था और छोटे बच्चे की वजह से अब क्या करे वो, ना उसके पास लौटने का मौका, ना वो वर्किंग है, ना उसकी जो मायके वाले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ससुराल में पति जब ऐसा है और फिर सास भी ऐसी है, ननंद भी ऐसी है, तो मतलब इनकी पीड़ा वहीं से शुरू हो गई। और इनको डिप्रेशन का एक्सपीरियंस सबसे पहले तभी हुआ कि अंदर एकदम उदासी, हर समय रोना, बच्चे का काम भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करना, पहले उसके साथ खेलना, उसे कुछ चीज़ें सिखाना, अब वो सब चीज़ों से भी इनका मन उठता जा रहा था। बस ये था कि बच्चा था कि चलो उसके लिए ज़बरदस्ती उठकर कुछ करना ही है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो सब चीज़ें ज़बरदस्ती वाली। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने आप को धक्का दे रही हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तैयार होने का मन नहीं कर रहा है, और बस फिर भी मुझे बस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे और ताने दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, कामचोर बताया जा रहा है, आलसी बताया जा रहा है, इस तरीके से। और मुझे पता ही नहीं कि मेरी कोई गलती होती भी है या नहीं होती है, मुझे कब किस बात पर डांट लग जाएगी, कब किस बात पर सुना दिया जाएगा, कब किस बात पर पुरानी बातों को सामने ले आया जाएगा। इस तरीके से ये सब टॉर्चर होता रहा, धीरे धीरे करके इस तरीके से समय निकलता रहा और ये इसी स्टेट में बनी रही। बच्चा बड़ा हो गया, फिर ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर आया कि एक और बच्चा होना चाहिए, तो इस तरीके से ज़बरदस्ती हस्बैंड ने दूसरे बच्चा को भी प्लानिंग इनकी कंसेंट के बिना कर ली। फिर एक और बच्चा आ गया, दूसरी बार भी बेटा हुआ, वो आ गया तो ये
छोटे बच्चे में बिजी हो गई, लेकिन एक लगातार उदासी बनी रहती थी। और वो जो हस्बैंड का डोमिनेंस वाला रवैया था कि उनकी मर्जी के बिना ना ये पहन सकती थी, ना कहीं आ जा सकती थी, ये कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी मर्जी, अगर उनकी मर्जी किसी चीज़ में नहीं हो, चोरी छुपे कुछ कर लिया और पता चल गया तो उस बात पे बहुत बहुत ज़्यादा तमाशा होता था। और अब तो सीधा रिपीटेटिवली हाथ उठता था। तब हद होने लगी जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग गए और उनके सामने भी मार पड़ाई होने लग गई। तब इनका डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। रातों को नींद आनी बंद हो गई थी, रोती रहती थी, मोटापा बढ़ता जा रहा था, इनको थायराइड, डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो गई, घुटनों में दर्द रहने लगा, अंदर से जीवन जीने की इच्छा ख़त्म होती जा रही थी। कई बार इनके मन में ऐसे ख्याल आने लग गए कि दोनों बच्चों को भी कुछ खिला दूँ और ख़ुद भी कुछ खाऊँ और दुनिया से चली जाऊँ। इस तरीके के विचार अब एक माँ के मन में अपने बच्चों को भी ऐसे कुछ कि अपने साथी ख़त्म कर लेने के विचार आ रहे हैं, तो सोचिए ना कि कितनी बड़ी पीड़ा होगी उसकी, कितना तकलीफ़ देने वाला साथ होगा। लेकिन उस इंसान से तुम प्यार से बात कर लो, उस इंसान से तुम रो के बात कर लो, कैसे भी किसी भी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करो। उसको कुछ समझ में नहीं आता था, चिकना घड़ा बिल्कुल, हर बात में उल्टा इन्हीं की गलती निकाल देना, इन्हीं को बेवकूफ़ बताना, इन्हीं को ऐसे बताना कि इस औरत ने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जब से ये औरत उनकी ज़िंदगी में आई है, उन्होंने चैन की एक सांस नहीं ली है, एक दिन हंसे नहीं है, एक दिन सुकून से नहीं रहे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सारा ब्लेम उल्टा इन पर, हर बात को इनकी एकदम से काट देना। रिश्तेदारी में भी, कहीं पर भी, 4 लोगों के सामने कब बेइज्जती हो जाएगी इनकी, कुछ इनको पता ही नहीं रहता था। इसलिए इन्होंने चूज़ किया कि मैं चुप रहूँगी, बहुत कम बोलना, हाँ हूँ करना, जो हस्बैंड को पसंद है बस उसी में हाँ में हाँ मिला देना। मतलब इस तरीके से दब के घुट कर जी रही थी ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी, कि बस ये 2 बच्चे जो ज़िंदगी में आ गए हैं इनके लिए जीना है। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी जब चलती जा रही थी, सबसे जो ज़्यादा इनके लिए पेनफुल रात आई वो तब आई कि जब इनका बड़ा बेटा स्कूल में कम मार्क्स लेकर आया। अब बच्चा अगर कम मार्क्स लेकर आ रहा है और घर में इतनी प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े बच्चे देख रहे हैं, मार पिटाई देख रहे हैं, तो बच्चों को भी तो तनाव होता है। तो इनका बड़ा बेटा भी सेंसिटिव भी था वो, और जब उसने इस तरीके से देखा तो उस पर बहुत इफेक्ट हुआ। मम्मी को रोता हुआ देख रहा है, हर समय दिख रहा है कि पापा मम्मी भी डांटते रहते हैं, चढ़े रहते हैं, मार भी रहे हैं। तो बच्चा बहुत परेशान था अंदर अंदर। तो उसके ग्रेड्स गिर गए, तो वो बच्चा बहुत कम मार्क्स लेकर आया। तो स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया, तो ये आदमी सारे रास्ते लड़ता हुआ आया, अपनी वाइफ से सारा का सारा ब्लेम और बहुत ज़्यादा। और घर आकर बस इन्होंने इतना कह दिया कि आप भी कभी बैठकर देख लिया करो इसको, थोड़ा सा इसे समझा दो। बस इसी बात पर वो आदमी इतना पगला गया था, इतना ज़्यादा, कि इनको इतना ज़्यादा मारा, थप्पड़ थप्पड़, कई सारे थप्पड़ मारे। इसकी वजह से बच्चों पर, दोनों पर बुरा असर आता, लेकिन बड़ा वाला जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा मतलब पेन में आता जा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो वो डरता था रात को सपनों में और उसको बिस्तर गीला कर देता था। हर बात की, हर चीज़ का ब्लेम इन पर ही पड़ा। तो एक दिन उस इंसान ने इतनी गंदी गंदी बातें इनको बोल दी, गंदी गंदी गालियाँ दे दी, मार दिया, और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इनको कुछ नहीं सूझा, ये सीधा रसोई में गई और इन्होंने अपना हाथ काट लिया बहुत बुरी तरीके से। जब ऐसी इनकी कंडीशन हो गई कि हाथ इन्होंने पूरा नस से काट लिए इस तरह से, और घर इनके मायके तक ये खबर पहुंची, तब पहली बार घर वालों को ये समझ आया कि उनकी लड़की कितनी तकलीफ़ में है। इससे पहले जितनी बार वो बता रही थी कि मैं पिट रही हूँ, मुझे गालियाँ दी जा रही है, कुछ समझा बुझा कर बस बोल देते थे शादी निभाओ, अब 2 लड़के हैं, क्या होगा ये सब चीज़ें। लेकिन जब हाथ कटने वाला कांड हो गया, उसके बाद उनको समझ में आया कि सच में इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और अब ये शायद किसी दिन कुछ ऐसा ना कर ले कि जिसकी वजह से इसकी जान ही चली जाए। तब मायके वाले अपने पास लेकर गए और बच्चों को भी अपने साथ ले गए, और फिर वहाँ पर इनको रखा। धीरे धीरे कुछ महीनों में इनकी कंडीशन ऐसी हुई कि ये पूरी बातें अच्छी तरह से बताने लायक हुई। और उन्होंने जब रो रो के अपनी सारी बात बताई कि मैं नहीं जी पाऊँगी, अगर मुझे वापस ऐसे ही भेज दिया तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँगी, मेरे अंदर बार बार मरने के ख्याल आ रहे हैं, और किसी दिन अनहोनी हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बच्चों को भी कुछ कर दूँ और ख़ुद को भी कुछ कर लूँ, तो मेरी मदद करो। तब घर वालों को समझ में आया कि उस इंसान के पास भेजना इस लड़की की जान के लिए खतरा है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं। अब ये देखिए ना कि एक इंसान के साथ आप 20 साल ऐसे माहौल में, मतलब 20 साल की जर्नी मैं आपको
चंद मिनटों में सुना रही हूँ, लेकिन जिसने 20 साल झेला हो ऐसे आदमी को, उसकी क्या कंडीशन हुई होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो वो ले गए वहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल उसको एश्योर किया कि जितना डैमेज हुआ है उसका भी इलाज कराएंगे और नहीं भेजेंगे, तलाक करा देंगे। उस इंसान से बात करी, वो उसने बोला मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा। तो घर वालों को यही लगा कि तलाक नहीं देगा, केस चलता रहेगा, लेकिन हम लड़की नहीं भेजेंगे। अब इनकी कंडीशन लेकिन क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। इनकी कुछ टाइम मेडिसिन भी चली। फिर साइकेट्रिस्ट ने बोला कि इनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, इनकी थेरेपीज़ कराओ, ये वहाँ जाकर जितना एक्सप्रेस करेंगे, जितना इनके अंदर से इमोशंस रिलीज़ कराए जाएंगे, उतना ही बेटर फील करेंगे। फिर जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने आपको पूरा सब कुछ बता ही दिया है। और इनको हमने हिप्नोथेरेपी से इतना हेल्प किया। हिप्नोथेरेपी में जब कैथारसिस प्रोसेस में लेके जाते थे, तड़प तड़प के रोना, इतना हाथ पैर छटपटाना, इतना अंदर बवाल भरा हुआ था इतने सालों का, कि कई सारे सेशंस लगे उस सारे सप्रेस्ड इमोशंस की एनर्जी को बाहर निकलने में। और उसके बाद ये जब एक ऐसी स्टेट में आना शुरू हुई जहाँ पर इनको सब्र आ गया कि जो हुआ सो हुआ, जो इनके अंदर पेन था, सारी तकलीफ़ें थी, जब निकली और रियलिटी को एक्सेप्ट किया। क्योंकि अब रियलिटी तो यही है कि उस आदमी के साथ रहना इम्पॉसिबल है। अब बच्चे हैं, बच्चों के लिए अच्छी तरीके से जीना है, अपनी भी ज़िंदगी है, लेकिन वो जो पेन इनके अंदर भरा हुआ था, वो ये सब रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, पूरा डीपली उसको अंदर तक उतार नहीं पा रही थी, वो सब चीज़ें इनके लिए आसान हो गई। तो हिप्नोथेरेपी ने इनको बहुत हेल्प किया। और उसके बाद जब इनके अंदर से भरा हुआ सब खाली हो गया, इनको रियलिटी एक्सेप्ट कराई और फिर इनको साइकोलॉजिकली ट्रेन किया गया। क्योंकि बहुत ही सीधेपने में, या फिर ये कह लीजिए कभी अपने बारे में पर्सनली इन्होंने सोचा ही नहीं, अपनी पर्सनल स्टैंडिंग के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए। तो उस सब चीज़ों के लिए भी इनको ट्रेन किया गया, कैसे आगे बच्चों का अपना ख्याल रखना है। जो जो भी इनके मन की बातें थी, जो जो भी ये चाहती थी कि मुझे इस चीज़ में ट्रेन किया जाए, वो सारी हमने ट्रेनिंग की। और इस टफ पीरियड में जो डिवोर्स का पीरियड होगा, इसमें कई बार आपको कोर्ट भी जाना होता है ना, कई बार वकीलों से बात करनी होती है, कई बार आमने सामने बैठकर बात करने के लिए काउंसलिंग्स होती हैं, बहुत कुछ ऐसा। तो उन सब चीज़ों के लिए भी इनको मेंटली प्रिपेयर किया कि कैसे हैंडल करनी है, बिना स्ट्रेस में आए, बिना किसी दबाव में आए, वो सब चीज़ें भी। तो इनके डिप्रेशन से भी इनको बाहर निकाला, इनकी स्लीपिंग इश्यूज़ भी सेटल हो गए, इनका जो थायराइड और डायबिटीज़ जो मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना स्ट्रेस में थी है, वो सब चीज़ें भी बिल्कुल कंट्रोल में आने लगी। और हमने स्पेशली इनकी हीलिंग भी करनी शुरू करी, जिससे इनकी बॉडी ने इनको रिपेयर करना शुरू किया। जो थायराइड और डायबिटीज़ इनकी हमेशा बढ़ी हुई रहती थी, अब वो बिल्कुल कंट्रोल में चल रही थी। बॉडी जो बिल्कुल भी एनर्जी फील ही नहीं करती थी, बिल्कुल ड्रेन रहती थी, उस बॉडी में एनर्जी फील होने लगी। जो बिल्कुल ही मुस्कुराना भूल गई थी, वापस से मुस्कुराने लगी। खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ छोड़ दिया था, बस ये है कि बदन ढकना है तो कपड़े पहन लिए। फिर से वो मन होने लगा, मतलब दोबारा से ज़िंदगी जीने की शुरुआत होने लगी। और इनके अंदर जो हुनर था, इनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी थी, तो इनको आर्टिस्टिक चीज़ें, ड्राइंग, पेंटिंग, इस चीज़ की क्रिएटिविटी इनके अंदर नेचुरल थी। तो उस चीज़ के लिए भी इनको ना बहुत मोटिवेट किया गया कि आप अपनी पर्सनल स्टैंडिंग कीजिए। जब आपके अंदर ये कला है, ये हुनर है, तो इसका क्यों ना इस्तेमाल करा जाए, क्यों नहीं आप अर्निंग हैंड बनती हैं, ताकि आप अपने मायके वालों के साथ भी रहेंगी तो कभी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ उनके लिए बर्डन जैसा फील नहीं होगा। क्योंकि कई बार सामने वाले को ये फील नहीं होता कि ये फैमिली मेम्बर आ गया तो वो बर्डन है, इंसान को खुद को लगता है कि शायद मैं किसी के लिए बर्डन हूँ। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंस के लिए फिर इनको बहुत हमने गाइड किया, मोटिवेट किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि ट्रीटमेंट प्रोसेस में ही इन्होंने क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी ताकि अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकें और अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। इस तरह से कलेक्टिवली जब एफर्ट्स डाले गए, और इनके मायके की तरफ से जो फैमिली था, इनके भैया भाभी, इनकी मदर, इनके फादर तो अब रहे नहीं थे, तो इनकी मदर जो थी, सबका सपोर्ट रहा। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और सब फैमिली के सपोर्ट से और हमारे थेरेपीज से, कुछ मेडिसिन से इनिशियली जो उन्होंने ली, कलेक्टिव एफर्ट से इनकी ज़िंदगी वापस से नॉर्मल हो गई है। वो नार्सिसिस्ट इंसान के साथ डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है। डिवोर्स तो आज नहीं तो कल होके ही रहेगा, लेकिन अब ये उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं है जहाँ पर हर समय गाली मार पिटाई का और पता ही नहीं बैठे बैठे कब तूफान आ जाए। वो जो एक
अनसर्टेन अनप्रडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहती थी, जिसमें हर समय इनका सिस्टम डरा डरा सा रहता था, जिसकी वजह से जीने की इच्छा ख़त्म होती जा रही थी, वो सब ख़त्म हो गया। बच्चों पर जो बुरा असर आ रहा था रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ देखकर, वो भी सब कंडीशंस बेटर हो गई हैं। तो अब ये डिप्रेशन की स्टेट से बाहर है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसमें हम हेल्प नहीं कर सकते। बट अगर आपको कोई भी इशू है तो उसके लिए हम पक्का आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसमें आपको ही करना होगा, बस गाइड इस तरीके से किया जाएगा कि सब कुछ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो माय डियर वंस, इन्होंने सच में बहुत तकलीफ झेली है, तो आप इनको ढेर सारा प्यार दो ताकि खुशियों से इनका जीवन भरा रहे और अब आगे की जर्नी इनकी सुकून से भरी भी हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सकें और समझ सकें कि कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, वापस से ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। और अगर आप घर बैठे ही ठीक हो रहे हैं और आप अपनी रिकवरी वीडियो मेरे साथ शूट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें लिख दें। आप और हम मिलकर रिकवरी वीडियो बनाएंगे ताकि और लोग भी इंस्पायर हों कि घर बैठे भी बिना किसी दवाई के ठीक हुआ जा सकता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।